देखो बेटा, अब अपन ने यहाँ दो टॉपिक कंप्लीट करने हैं। एक तो टाइप ऑफ सॉलिड, फिर हमने देखा सेकंड हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम थर्ड टॉपिक पे आ रहे हैं जिसमें क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होता है, इसके लिए मैं आपको समझा दूं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, जब एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, एक डेफिनेट शेप में अरेंज रहते हैं और एक लॉन्ग रेंज तक अरेंज रहते हैं, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल जब लॉन्ग रेंज में अरेंज रहेंगे दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो आपको क्रिस्टल लैटिस समझ में आया होगा। क्रिस्टल लैटिस कुछ बड़ी बात नहीं है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एक डेफिनेट पैटर्न में, जो एक डेफिनेट पैटर्न है, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ये डेफिनेट पैटर्न है, ये डेफिनेट पैटर्न में मान लो अरेंज है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो एक डेफिनेट पैटर्न में ये अरेंज है और ये तो एक छोटा सा पार्ट है, आगे भी इस तरह से अरेंज है, मान लो ये इस तरह से अरेंज रहे। ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है, इस तरह से आगे भी अरेंज रहे। ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज है, तो ऊपर भी इस तरह से अरेंज है। तो एक लॉन्ग रेंज तक जब ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, इनको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं, जो ये लंबी दूरी तक अरेंज रहते हैं। ये देखिए ये इस तरह से आपके अरेंज रहेंगे। ये मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही, लेकिन आप बुक में देखना क्रिस्टल लैटिस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और पीछे की साइड जेड एक्सिस पे। और मैं बता दूं, ये मेरा जो ब्लैक बोर्ड है वो 2D है, मैं 2 डायमेंशनल तो समझा पा रही हूँ एक्स एंड वाई, लेकिन जेड एक्सिस मैं पीछे की साइड में नहीं समझा पा रही। तो आप इसको इमेजिनेशन करना कि ये जो इस तरह से जो अरेंजमेंट है वो बैक साइड में भी है, इस तरह से अरेंज है बैक साइड में। तो इस तरह से जैसे मान लो अपन नमक का पत्थर देखते हैं, तो उसमें पत्थर में अगर हम देखें तो एक्स वाई और पीछे की साइड जेड एक्सिस भी होता है। तो वो इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है लॉन्ग रेंज तक एक डेफिनेट पैटर्न में, और वो भी 3 डायमेंशनल लॉन्ग रेंज में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस एंड ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्रिस्टल लैटिस। अब बात आती है यूनिट सेल क्या है। तो देखो यूनिट सेल एक जो ये मत सोचना कि ये क्रिस्टल लैटिस है, इसके बैक साइड में, ऊपर साइड में इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा। एक छोटा सा पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट जो मैं शेडिंग कर रही हूँ आपके सामने, ये छोटा सा पार्ट, ठीक है, दैट इज यूनिट सेल। और यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सही है, 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट पार्ट। मैं दोबारा से बोलूं, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which when repeated again and again then again form crystal lattice। तो यूनिट सेल एक छोटा सा पार्ट है, 3 डायमेंशनल, देखो इसमें भी एक्स वाई जेड एक्सिस है, 3 डायमेंशनल पार्ट जिसको मैं बार बार रिपीट करूं तो वापस क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो ये है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कोई और चीज नहीं, ध्यान रखना यूनिट सेल में 3 डायमेंशन होने चाहिए, एक्स वाई एंड जेड, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, और उसको हम और इमेजिनेशन करें लार्ज रेंज तक तो वो हमारा क्रिस्टल लैटिस बनाएगा ही बनाएगा। अब यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मैं एक पोर्शन को निकाल के आपके सामने यहाँ रखती हूँ और यूनिट सेल के बारे में समझा रही हूँ इस पोर्शन में। तो देखो ये यूनिट सेल के, ये देखिए बेटा, ये यूनिट सेल में अगर हम देखें तो एक क्रिस्टल लैटिस के, जैसे मान लो ये क्रिस्टल पॉइंट है, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, एटम होगा, आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा, तो उसकी 3 एजेस होंगी, एक्स वाई जेड, ये 3 एजेस होंगी और
बताओ, पैरामीटर्स बताओ। तो यूनिट सेल जो है सबसे पहले तो मैं बता दूं, इट इज स्मॉलेस्ट क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच इज 3 डायमेंशनल एंड व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन देन आल्सो फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब यूनिट सेल के पैरामीटर से 6, अगर 6 पैरामीटर हैं तो वो यूनिट सेल होती है। कौन कौन से पैरामीटर? 3 एजेस होंगी, बिल्कुल 3 एजेस हैं, A, B, C, 3 बॉन्ड एंगल्स होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, तब ये यूनिट सेल आपकी कहलाती है। तो यूनिट सेल के पैरामीटर समझ गए, इसमें हर एक लैटिस पॉइंट से अटैच 3 एजेस एंड 3 बॉन्ड एंगल्स होना जरूरी है। तो आया आपको यूनिट सेल को लेके समझ में, ये हुई आपकी यूनिट सेल। अब बात आती है यूनिट सेल के टाइप्स कि कितने टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं। तो देखो बेटा, अपन अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखो, ये यूनिट सेल मैं आपके सामने एक बना के रख दूंगी जिससे थोड़ा इमेजिनेशन हो, और ये चैप्टर 3D है तो थोड़ा आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझोगे तो आने लग जाएगा एकदम। चलो, तो A, B, C, गामा, अल्फा, बीटा, ये आपके सामने यूनिट सेल है। अब टाइप ऑफ यूनिट सेल बोले तो फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल है, देखो 7 टाइप यूनिट सेल है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट टाइप यूनिट सेल है नंबर A, फर्स्ट टाइप हम ले लें क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक, क्यूबिक में अगर हम देखें तो ये होगा अल्फा A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, यानी तीनों एजेस एक दूसरे के इक्वल होगी। आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब में तीनों एजेस, तीनों किनारे बराबर होते हैं और तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका होता है 90 डिग्री का। तो 3 एजेस और 3 बॉन्ड एंगल, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, यानी अल्फा, बीटा, गामा तीनों कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो ये हुआ आपका क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी यूनिट सेल बोलते हैं हम टेट्रागोनल यूनिट सेल, और टेट्रागोनल यूनिट सेल में हम देखेंगे जैसे क्यूबॉइड होता है वो से शेप है, क्यूबॉइड शेप टेट्रागोनल, जैसे डस्टर है क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, लंबा है एक साइड से, 2 साइड सेम है, एक साइड ज्यादा है। तो दूसरा सेकेंड यूनिट सेल आपकी टेट्रागोनल यूनिट सेल, और टेट्रागोनल यूनिट सेल में A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C। पहली बात तो यानी A और B एजेस बराबर होगी लेकिन C एज बराबर नहीं होगी। इसके अलावा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यूबॉइड में भी आप देखना तीनों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। 3 एजेस में 2 एजेस बराबर होती है, 1 एज बराबर नहीं होती है। तो यहाँ आपको क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तो अगली यूनिट सेल, थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल आपके ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में देखो यहाँ तो तीनों बराबर की एजेस, यहाँ 2 बराबर है, यहाँ 1 भी बराबर नहीं है। A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, यानी तीनों एजेस बराबर नहीं होंगी, तीनों अलग अलग होंगी। लेकिन जो बॉन्ड एंगल है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होंगे। तो आपको ये तीनों आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट इज क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी आपकी टेट्रागोनल यूनिट सेल, और थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। क्यूबिक में तीनों एजेस बराबर, तीनों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। टेट्रागोनल में 2 एजेस बराबर, 1 बराबर नहीं है लेकिन एंगल बराबर है। यहाँ ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही बराबर नहीं है लेकिन एंगल फिर भी इक्वल है 90 डिग्री पे। तो ये 3 यूनिट सेल आपके सामने हैं जो मैंने बताई, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। अब मैं बात करती हूँ अगली यूनिट सेल की बात करती हूँ, ट्राइक्लिनिक एंड मोनोक्लिनिक, है ना। 7 टाइप्स की यूनिट सेल है। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ
मोनोक्लिनिक और फिर ट्राइक्लिनिक। तो 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में एजेस की अगर हम बात करें तो एजेस हैं तीनों ही बराबर नहीं है, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। तो तीनों एजेस बराबर नहीं होगी, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। ये मोनोक्लिनिक की बात है, यानी तीनों एजेस बराबर नहीं है। लेकिन बॉन्ड एंगल देखें, अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री का है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट गामा इज नॉट 90 डिग्री, यानी कम ज़्यादा हो गए मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो आपको ये धीरे धीरे याद होगा, लेकिन मेरा बताना जरूरी था कि इस तरह से इनमें डिफरेंस किया जाता है। अब आता है 5th टाइप ऑफ यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक के बाद आती है आपकी ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। अगली यूनिट सेल ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में देखें तो ये तीनों एजेस बराबर नहीं है, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। बिल्कुल तीनों एजेस नहीं है बराबर, लेकिन अल्फा बीटा और गामा जो है वो भी 90 डिग्री के नहीं है, कोई कम है। अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम नहीं कह सकते 90 डिग्री, तीनों ही एंगल भी बराबर नहीं है। तो ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हुई। अब हम अगली पे चलते हैं, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, या ट्राइगोनल। तो 6 टाइप ऑफ यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल यूनिट सेल। तो रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल की अगर हम बात करें तो तीनों के A B C इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें बॉन्ड एंगल की बात करें, अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री नहीं है। अल्फा बीटा एंड गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं होंगे। अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री नहीं होंगे। और अगर हम बात करें अब 7th यूनिट सेल की, जो आई हुई है बोर्ड के एग्जाम में 2 साल पहले आई थी, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में कोई A B और C के बारे में बात करेंगे। तो A B C आर द एजेस ऑफ द स्ट्रक्चर। A, B, C are not equal in hexagonal. A equals to B but not equals to C. Not equals to C. यानी हेक्सागन में 2 एजेस तो बराबर है पर एक एज इक्वल नहीं है। और अगर हम बात करें अल्फा और बीटा 90 डिग्री है और गामा 120 डिग्री है। तो देखो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री एंड गामा नॉट 90, इट इज 120 डिग्री। तो ये आपके यूनिट सेल को लेके 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल आपके सामने आई। मैं वापस से याद दिला देती हूँ। सबसे पहले क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल और अपन ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं। तो क्यूबिक में तीनों एजेस बराबर, बॉन्ड एंगल 90। टेट्रागोनल में 2 एजेस बराबर, बॉन्ड एंगल 90। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एजेस बराबर नहीं है और बॉन्ड एंगल 90। तो ये तीनों आपको याद हो जाएगी बड़े इजीली, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। फिर आता है हम मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं। मोनोक्लिनिक में भी और ट्राइक्लिनिक में एजेस बराबर नहीं है, A B C बराबर नहीं है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, क्लिनिक तीनों में एजेस, दोनों में एजेस बराबर नहीं है। तो मोनोक्लिनिक लो चाहे ट्राइक्लिनिक लो, एजेस तो बराबर नहीं होंगे। अब बात आती है मोनोक्लिनिक में बॉन्ड एंगल 2 बराबर होते हैं, एक 90 डिग्री के होते हैं और एक 90 का नहीं होता। लेकिन ट्राइक्लिनिक में तीनों ही 90 के नहीं होते हैं। फिर आता है आपका रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल में देखो ये आपके एजेस इक्वल है, लेकिन बॉन्ड जो है वो 90 का नहीं है। और हेक्सागोनल में आप देखना, कभी भी हेक्सागन भी बनाओगे तो उसमें बॉन्ड एंगल एक 120 डिग्री का बनता है। तो 2 तो 90 के हैं और एक 120 का है, और जो है एजेस भी 2 बराबर है और एक बराबर नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 5 तो बड़ी इजीली याद हो जाती है, इन 2 को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेटा क्वेश्चन
है, तो आपने देखा 7 टाइप की यूनिट सेल है। अब मैं बात करती हूँ इन यूनिट सेल के भी फिर सब टाइप है। कैसे सब टाइप है वो सुनना आप। ब्रेविस, लेटिस है, इनके भी हर एक यूनिट सेल के कोई में 1 है, कोई में 2 है, कोई में 4 टाइप है। तो मैं आगे यूनिट सेल के इन टाइप्स को और डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट है आपका जिसमें हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। सेकेंड हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और फोर्थ हम बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये 4 तरह के यूनिट सेल है जिनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी बुक में इन सब को छोड़ के क्यूबिक यूनिट सेल को लेके ही बात की गई है, जिसको लेके हम बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेके फिर और डिवाइड किया गया है। इन सभी को डिवाइड किया है। देखो ये तो टाइप्स हुए एजेस को लेके और बॉन्ड एंगल को लेके, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेके हम बात करेंगे। और मैं यहाँ सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस करूंगी। बाकी के स्ट्रक्चर आपकी बुक में है जो आप देख सकते हो। तो मैं क्यूबिक यूनिट सेल को लेके अब मैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फिर डिवाइड करती हूँ। तो देखिए जाना आप यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ यूनिट सेल देखेंगे बेटा। यूनिट सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज सिंपल एंड सेकेंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका एक टाइप हुआ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल क्या होती है? क्यूबिक में अगर हम देखें तो इसमें ये मान लो क्यूब है आपके सामने, ये क्यूब है, ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगा कॉर्नर पे। अगर इस तरह की यूनिट सेल है तो हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, दैट इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। ठीक। अब दूसरी बी टाइप की होती है, नंबर बी। आपको मैं बोलूं इसी के सब टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। Centered unit cell again divided into 3 types. One is body centered. Body centered. Body centered कैसे बेटा? देखो ये क्यूब आपके सामने, ये क्यूब है आपके सामने और इसमें 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल। ये 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे हैं। बाकी एक बॉडी के बीच में भी होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस तरह के यूनिट सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी बॉडी के बीच में। ठीक है। अब फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तब बनती है जब 8 कॉर्नर्स पे, ये 8 कॉर्नर्स पे है आपके सामने और एक जो है यहाँ फेसेस पे भी है 1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे की साइड फेस पे। तो अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो 8 कॉर्नर। देखो सबसे पहले हम प्रिमिटिव की बात करते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और प्रेजेंट होकर लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। दैट इज सिंपल यूनिट सेल। अब दूसरी बात आती है सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कॉर्नर्स के अलावा कहीं ना कहीं सेंटर पे जरूर होगा। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में हम बात करें, पहला है बॉडी सेंटर्ड। नाम से पता है, यानी 8 कॉर्नर में और एक बॉडी के बीच में होगा, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगली बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या होगा? 8 तो कॉर्नर्स पे है ही है, वो तो रहेंगे, लेकिन हर एक फेस के भी बीच में भी पार्टिकल रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगली बात करते हैं हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कब बनती है? जब 8 कॉर्नर्स पे हों, ठीक है, इसके अलावा 2 अपोजिट फेसेस पे भी हों, या तो ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट या आगे या पीछे, फ्रंट में और बैक साइड में, कहीं भी 2 साइड, सब साइड नहीं। फिर मैं बोल रही हूँ 8 कॉर्नर्स के अलावा 2 कोई सी भी अपोजिट साइड्स होगी, तब हम उसे बोल देंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
तो मैं आपको फिर बता दूं, यूनिट सेल के 7 टाइप्स थे। फर्स्ट इज क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड इज टेट्रागोनल यूनिट सेल, थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, फिर उसके बाद आई मोनोक्लिनिक, फिर आई ट्राइक्लिनिक, फिर आई रोम्बोहेड्रल और फिर हेक्सागोनल यूनिट सेल। दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फिर हर एक यूनिट सेल को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हमने फिर डिवाइड किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, जैसे क्यूबिक को मैंने डिवाइड किया तो इसकी टाइप्स मैंने देखे सिंपल। सिंपल का मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर्स के अलावा सेंटर पे भी होंगे। अब सेंटर्ड की बात करते तो एक है बॉडी सेंटर्ड, मतलब 8 कोनों के अलावा एक बॉडी के बीच में। दूसरा फेस सेंटर्ड, यानी 8 कोनों के अलावा फेसेस पे भी होंगे। और लास्ट आपका एंड सेंटर्ड, यानी 8 कोनों के अलावा बॉडी में 2 अपोजिट फेसेस पे होंगे। तो ये मान लो ये रूम है आपका, अगर हम सोचें तो अपोजिट फेसेस कौन से हो सकते हैं? ये अपोजिट, लेफ्ट राइट अपोजिट, अप एंड डाउन अपोजिट, कोई भी 2 फेसेस पे और होंगे। तो इस तरह को बोलेंगे हम एंड सेंटर्ड। तो ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होता है। फिर हम आगे अब डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट इन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स की हम बात करें, जैसे मान लो सिंपल यूनिट सेल है आपके पास में, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में नंबर 1 सिंपल यूनिट सेल, जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। और उसमें हमने कहा कि एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होता है, ये इस तरह से कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ये कॉर्नर पे, यहाँ एटम यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन आप जब ये देखोगे तो नोटिस 8 कोनों पे होता है इस तरह से, 8 कॉर्नर पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लेकिन आप ये नोटिस करना कि हर एक, अगर हम देखें तो हमें ये दिखता है कि यहाँ 8 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक एटम का 1/8 पार्ट काम होता है सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट सेल में। और एक बात और बता दूं कि ये एटम इतनी दूर दूर नहीं होती, ये बहुत पास पास होते हैं। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा इनमें स्पेस रख दी, वरना ये स्पेस नहीं होती है। ये एटम एक दूसरे से अटैच होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ कहें इस एटम का 1/8 पार्ट काम होता है एक एटम का। तो अगर हम बोले एक एटम का कितना पार्ट काम आता है तो 1/8। तो पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एटम इज 1/8 और नंबर ऑफ एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 8 कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 8, तो टोटल पार्टिसिपेशन बोले, टोटल पार्टिसिपेशन बोले 8 का, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना एटम पार्टिसिपेट करता है 1। कैसे? आप ऐसे भी कर लो, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इन चारों का 1/8 और इन सबको ऐड करोगे 1/8 को 8 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 1 होता है। तो सिंपल यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट करते हैं वो है आपके 1। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 8 कोनों पे 8 एटम दिखाई दे रहे ना, 8 कोनों में सिर्फ और सिर्फ हमें जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो है ओनली 1, बाकी पार्टिसिपेशन बाकी की यूनिट सेल में है। ये जो पार्टिसिपेशन है इतना वो और यूनिट सेल के साथ है, लेकिन इस यूनिट सेल में तो इतना ही पार्ट काम आ रहा है 1/8। तो नंबर ऑफ एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिंपल यूनिट सेल में 1 है। फिर मैंने बोला बच्चा देखते कहेगा कि 8 है तो 8 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक एटम का 1/8 ही हिस्सा काम आता है, तो 8 एटम का टोटल 1 हो जाता है, ठीक है। दूसरा यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा यूनिट सेल अगर हम लें तो वो है आपका बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में अगर हम देखें तो बेटा 8 कोनों का हुआ 1 है ना, तो कॉर्नर्स का
सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो 2 एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगला हम कहें फेस सेंटर्ड की बात करें तो देखो फेस सेंटर्ड में बॉडी के बीच में नहीं है, फेस सेंटर्ड में थर्ड अगर हम बात करें थर्ड यूनिट सेल की तो हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर हम देखें तो 8 कॉर्नर्स का तो हुआ 1 और 6 फेसेस है। आप कभी भी देख लो क्यूब में 6 फेसेस होती है और हर एक फेस पे जो एटम है उसका 1/2 ही पार्टिसिपेट करता है। तो अगर एक फेस का 1/2 तो 6 फेसेस का 3 एटम हुआ। तो कॉर्नर्स का हुआ 1 एटम और फेसेस का हुआ 6 फेसेस और हर एक फेसेस पे हाफ तो इसके अंदर रहता है और हाफ इसके बाहर रहता है। तो हाफ एटम पार्टिसिपेट करता है तो ये हुआ आपका 3 एटम। टोटल काउंट करें 1 और 3 को तो टोटल हो जाता है 4 एटम। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 एटम पार्टिसिपेट करते हैं, 3 तो फेसेस के और 1 कॉर्नर्स का। ठीक है, और एंड सेंटर बोले तो एंड सेंटर का मतलब है 2 अपोजिट फेसेस, वहां भी हाफ ही आएगा। तो देखो 1 तो इस कॉर्नर का और हाफ एंड हाफ 1 है तो टोटल कितना होता है 2। वैसे फेस एंड सेंटर आपके कोर्स में नहीं है। तो अगर हम वापस बोलूं तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट करते हैं 1, फेस सेंटर्ड में 4 और बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में हम आगे फिर और डिस्कस करेंगे, अभी ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।